मुझे बेटा एक नई जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो आज हम उस पर बात करेंगे। ज्योग्राफी थोड़ा सा सुन लें। 4 कोर टॉपिक हैं बेटा। मैंने जीएस में पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन कोर टॉपिक आपके 4 हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। ये 4 कोर टॉपिक हैं। बाकी साइंस भी है, पर्यावरण भी है, सब है। लेकिन पर्यावरण, जैसे मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो पर्यावरण का लगभग 80% हिस्सा तो हम कवर ही कर लेते हैं। ज्योग्राफी पढ़ाते समय ये ग्रीन हाउस गैस और फलाना ढमाका ये सब आ जाता है बेटा, ज्योग्राफी पढ़ने में ही आ जाता है। तो पर्यावरण का भी हिस्सा ठीक ठाक है। अगर ये 4 टॉपिक आपका अच्छे से तैयार है और करंट अगर आपने मैनेज किया है तो आपको नहीं होगी तकलीफ। पढ़ने को तो बेहतर टॉपिक है, लेकिन ये कोर 4 टॉपिक साइंस टेक थोड़ा ठीक ठाक है। साइंस टेक में आज की स्थिति है कि सब करंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेडिशनल साइंस वाइंस कहीं पूछा जा नहीं रहा है। तो करंट अगर आप तैयार करते हैं तो सब मैनेज हो जाएगा बेटा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बस ये है कि हम लोग का भी उत्साह बनाए रखिए। हमारा उत्साह, आप एक आदमी बैठे रहोगे तो भी हमें तकलीफ नहीं है, जो व्यवसायिक परेशानी है वो नहीं है। लेकिन अच्छा ये लगता है कि अगर ढेर सारे बच्चे हमें सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। और बच्चे जब नहीं होते ना बेटा तो हम लोगों का उत्साह खत्म होने लगता है, और जब हम उत्साह में होंगे ना तो बहुत कुछ बताएंगे, वो निकलने लगता है बहुत ढेर सारा। तो फिर ड्यूटी पूरा नहीं होती, फिर आपके साथ काम होने लगता है। तो अभी तो मान लीजिए छुट्टी वगैरह है, बच्चे घर चले गए होंगे, हम सहमत हैं। लेकिन सबको सूचना दीजिएगा बेटा, 9-10 को एक बच्चा भी होगा मैं क्लास चलाऊंगा, ये तो कंफर्म जानिए। 9-10 को अगर एक भी बच्चा होगा तो क्लास चलेगी। लेकिन यह है कि 9-10 को क्लास इस तरह से नहीं चलेगी, वो ऑफलाइन मोड में चलेगी। तो चल ही रही ऑफलाइन मोड में, लेकिन फिर भी जैसे ज्योग्राफी जब पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, तो क्या लगता है आपको क्या पूछा जाएगा? क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा कि एक विद्यार्थी होने से ज्यादा बेहतर होना है कि आपको क्वेश्चन की एनालिसिस हो कि किस तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पिछले साल का पेपर आपने देखा होगा, सिविल सर्विसेज का, इवन टीसीएस का, तो कुछ आइडिया लगा कि किधर से ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं? जैसे हम तो आपको पढ़ाएंगे ही, तो थोड़ा आपके पास भी भरोसा होना चाहिए, मेरे ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये आइडिया है कि ज्योग्राफी से कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र तो बेटा तथ्यात्मक, ये तो मानव भूगोल का हिस्सा है। ये तथ्यात्मक चीजों को किनारे करिए। नदी घाटी योजनाएं पूछ ले रहे हैं, पार्क पूछ ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये तो तथ्य है, छोटे छोटे बच्चे याद किए हुए। भूगोल की पूरी अवधारणा होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और ये तथ्य वथ्य तो दुनिया पढ़ लेती है। तो भूगोल में कोई साल आप ऐसा नहीं देखोगे जिसमें वायुमंडल से 1-2 क्वेश्चन ना पूछे जाए, वो चाहे जैसे भी पूछे जाएंगे। ये प्री डिसाइड नहीं कि क्या पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर। वायुदाब पवन से हनक से क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी शुक्र मनाइए कि पीसीएस में अभी थोड़ा सा तथ्यात्मक पूछते हैं। सिविल सर्विसेज में एक तथ्य नहीं दिखेगा आपको, एक फैक्ट दिखेगा ही नहीं वायुदाब और पवन में, सिर्फ और सिर्फ अवधारणात्मक पूछते हैं। अवधारणाएं आपकी स्पष्ट हैं तो कुछ आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि आपको भूगोल का एक दृश्य तो दिखा ही दूं कि भूगोल है क्या भला, ये तो आपको हम बता ही दें। और दूसरा ये कि तथ्य तो आते ही आते रहेंगे। अरे भाई, जब हिमालय हम पढ़ाएंगे तो तथ्य तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि आखिर पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, धरती पे पवन काहे चलती है। धरती जब बनी थी तो रेडीमेड तो बनी नहीं थी कि जैसे देखते हो ना ओमेक्स वगैरह में लोग फ्लैट लेते हैं, एकदम बना बनाया रेडीमेड फीता काटिए जाके रहिए। धरती ऐसे नहीं थी, धरती रहने लायक धीरे धीरे बनी। जो धरातल की संरचनाएं हैं, ये हमको अभी खगोल विज्ञान पढ़ाना बेटा, थोड़ा सा आपसे बात कर रहे हैं। तो धरती की जितनी भी संरचनाएं आज की डेट में आपको धरातल पे दिखती हैं, वो तो बनी ही होंगी, निर्मित ही हुई होंगी, क्योंकि धरती ही नहीं थी तो संरचना कहां से होगी। तो धरती भी बनी ही है ना बेटा। तो धरती अगर बनी है तो धरती पे आज की डेट में जितनी भौगोलिक संरचनाएं आपको दिख रही है, 3 संरचनाएं माना जाता है ज्योग्राफी में।
एक माना जाता है पर्वतीय भाग, एक माना जाता है पठारी भाग, और एक माना जाता है मैदानी भाग। तो धरती पे कहीं भी अगर कोई मैदान होगा तो वो बना ही होगा, धरती पे कहीं भी कोई पर्वत होगा तो वो निर्मित हुआ ही होगा, कहीं भी अगर कोई पठार होगा तो वो बना ही होगा। बस यहीं से बवाल शुरू हो जाता है कि फिर मैदान कैसे बन जाते हैं, किस तरह से बनते हैं, बनने की प्रक्रिया क्या होती है, फिर उनके नाम क्यों होते हैं अलग अलग। पठार जो धरती पे बनते हैं वो पठार कैसे बन जाते हैं, आखिर बनते होंगे ना, उनका कोई ना कोई तरीका तो होगा। धरती पे पठार कितने प्रकार से बन जाते हैं, भारत के पठार उनसे कौन वाले प्रकार के हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, काहे बनते हैं, पर्वत बनते हैं तो क्या घाटियां भी बन जाती हैं, रैंप वैली बन जाती है कि रिफ्ट वैली बन जाती है। रैंप और रिफ्ट का पता ही नहीं, रैंप वैली बनेगी तो पर्वत कौन सा बनेगा, रिफ्ट वैली बनेगी तो पर्वत कौन सा बनेगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना बेटा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक अक्षर याद नहीं करना है, खुद ब खुद याद होगा, क्योंकि अगर चीजों को क्लियर करेंगे बेटा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी आपने कोई साल ऐसा देखा है जिसमें समुद्री धाराओं से क्वेश्चन न पूछे जाए? शायद ही किसी साल का पेपर हो जिस साल समुद्री धारा या उससे संबंधित चीजें ना पूछी जाए आपसे। लगभग लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तय रहता है कि समुद्री धारा पूछते हैं, और आप क्या करोगे, समुद्री धारा का नाम याद कर लोगे कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी धमाका है, ये याद करते हो। तो एक बात मुझे बताइए, धारा ही क्यों चलती है? और धारा जब चलती है तो कोई गर्म और कोई ठंडी कहाँ होती है? अरे जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना बवाल कहाँ है। और गर्म कैनेरी की धारा वहां क्यों आ गई, वो तो गर्म इलाका है। और वेंगुला की धारा, ठंडी धारा वहां कहाँ आ गई जहां वो गर्म इलाका है। गर्म इलाकों में गर्म धारा होनी चाहिए ना। अब याद कर लोगे कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पे इधर कैनेरी की और इधर वेंगुला की धारा है, काहे है भाई? वहां ठंडी तो नहीं होनी चाहिए, वहां तो गर्म धारा होनी चाहिए। कनाडा के पूर्वी तट वर्ष, ये क्वेश्चन सुनो, कनाडा के पूर्वी तट वर्ष भर बर्फ से ढके होते हैं, जबकि उन्हीं अक्षांशों पे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के तट वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण बताएं। अरे भाई मैप अगर देखो तो ऊपर का जो हिस्सा है जहां उत्तरी अमेरिका लिखा हुआ है उसके ऊपर कनाडा है, तो अक्षांश तो वही जा रही है, रेखा जा रही है, उन्हीं अक्षांशों पे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड है। तो कनाडा के तट तो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते, नौ परिवहन योग्य ही नहीं होते, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में वर्ष भर नौ परिवहन होता रहता है, वहां सागर नहीं जमता। क्या कारण है इसका? याद कर लो लूसेंट में। ऐसे आपका गला मड़ोड़ेंगे, ऐसे आपको तंग करेंगे, तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना, भौगोलिक कारण होगा, वो सब बेटा पढ़ना है, समझना है। तो चलिए वो सब, अब बेला नहीं है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उस पर आता हूँ। हेडिंग बनाइए सब लोग बेटा, और उसमें खिचड़ी मत बनाइए, पेज वेज बदल लीजिए कम से कम, है ना। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जिसको क्या कहते हैं बेटा? खगोल विज्ञान। एक तो एस्ट्रोलॉजी होती है बेटा, और एक एस्ट्रोनॉमी होती है। तो हम लोग को एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ना है, राय ले रहे हैं आपसे, एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ना है कि एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ना है? आए बेटा, पहली बात कि हम लोगों को एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ना है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र को कहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ना है, कि पढ़ना है राशि बताइए तो कल का दिन कैसा होगा हम बता दें, तो मुझे नहीं लगता ये सब पढ़ना है हम लोग को, है ना बेटा। खगोल विज्ञान हेडिंग बना लीजिए, चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने के पहले कुछ चीजों पे बेटा नजर बनाइए, समझिए, बेसिक को क्लियर करिए। मुझे नहीं पता कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं मालूम, हम तो कैसे पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। जब खगोल विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें से पहला जो सामना होता है हम लोगों का, पहला जो शब्द सामने दिखता है वो शब्द दिखता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स।
एक बड़ा कॉमन सा नाम है जिसको हम लोग ब्रह्मांड बोल देते हैं, इंग्लिश में यूनिवर्स कह देते हैं। एक सामान्य मनुष्य जब पहली बार आकाश की ओर देखा होगा, भाई इतने प्रबुद्ध हम अचानक नहीं हो गए। जंगलों में घूमते थे बिना कपड़े के, पत्थर उत्थर लेके हाथ में, डंडे वंडे लेके, वहां से हमारी यात्रा हुई ना। आज हम 21वीं सदी में यहाँ खड़े होके और भूगोल में एस्ट्रोनॉमी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम मनुष्यों में कोई मनुष्य तो रहा होगा जिसने पहली पहली बार उधर देखने की कोशिश किया होगा कि ये सब क्या है। और आज भी जब आकाश की ओर देखते हैं ना बेटा, तो असंख्य तारे, खुला हुआ आकाश, और अगर तारे के पास पहुंच गए, जिसकी संभावना तो कम ही है, लेकिन अगर तारे के पास पहुंच गए तो आपको फिर तारे दिखेंगे। जैसे आप ये गलतफहमी ना पालें कि तारा ही आखिरी ऊंचाई है ब्रह्मांड की। उन तारों के लेवल पे अगर आप पहुंचेंगे, वैसे पहुंचना आज की डेट में संभव ही नहीं है, अभी हम सब चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप उसकी ऊंचाई पे गए बेटा तो आपको फिर तारे दिखेंगे, और ये अंतहीन प्रक्रिया है। इसीलिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसके लिए हम लोग पास एक बहुत सुंदर सा शब्द है जो हर दिक्कत, हर परेशानी को पल भर में खत्म कर देता है। कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो उसके लिए एक सुंदर सा शब्द है, अनंत है। तो अब नहीं ना बवाल करोगे? इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट जो यूनिवर्स है, इसमें इतने तारे हैं, क्या क्या है, ये सब आखिर कैसे बना होगा, ये क्या क्या होगा, अध्ययन करते समय इसको डिमोर्केट तो हम लोग करते ही। तो ब्रह्मांड को अगर परिभाषित करें, शब्दों में बांधने की कोशिश करें, तो एक सामान्य व्यक्ति ये कहेगा कि सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि का समूह ब्रह्मांड है। लेकिन एक बात बताएं, आज के डेट में ब्रह्मांड के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत ही कम है। मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में आज की डेट में बहुत कम जानता है, बहुत ही कम जानकारी है, क्योंकि ब्रह्मांड अभी कितना बड़ा है अभी ये समझना मनुष्यों के बस का नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है ना, जैसे एक चींटी मनुष्य की जिंदगी का अध्ययन करे। चींटी के बस का है कि मनुष्य की जिंदगी का अध्ययन कर लेगी, वो समझ पाएगी। हम ब्रह्मांड समझने निकले, लेकिन मनुष्य तो थोड़ा रैशनल है, इसे बहुत ढेर सारी घटनाएं ऐसी भी जान लेता है जो उसके सामने नहीं हुई हैं। ब्रह्मांड जब बना तो मनुष्य नहीं थे धरती पर, और पृथ्वी ही जब बनी तो मनुष्य नहीं थे धरती पर, लेकिन पृथ्वी का अध्ययन करते हैं ना हम लोग। हिमालय जब बना तो थे आप, लेकिन बड़ी हनक से पढ़ते हैं हिमालय कैसे बना, कौन देखा था कैसे बना, लेकिन बना ऐसे ही, गारंटी है ऐसे ही बना होगा, क्योंकि हम विज्ञान और तर्क के आधार पर चीजों को परखते हैं। सड़क के किनारे कोई दुर्घटना होती, कभी आपने देखा होगा कि कार है पेड़ से टकरा गई, एक्सीडेंट हुआ था तो आप थे वहां? नहीं ना होते हैं। लेकिन जाते समय देखते हो वहां भीड़ लगी तो आप भी रुक जाते हो, देखते हो कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। अब उसमें कुछ एक्सपर्ट आ जाते हैं, एक्सपर्ट देख के बताने लगते हैं, ये लग रहा है कि सो गया था ड्राइवर लग रहा है कि इसका ब्रेक फेल हो गया था, स्टीयरिंग फेल हो गई थी। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन राय गंभीर तब होगी जब विज्ञान के धरातल पे होगी, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉपर जांच पड़ताल होगी, तब पता चलता है कि दुर्घटना कैसे हो गई। दुर्घटना तो हो चुकी थी, मौके पे कोई था नहीं, लेकिन चीजों को देख के, साक्ष्यों को देख के, एविडेंस को देख के, वहीं बगल में एक टूटी हुई साइकिल पड़ी हुई है, एक आदमी वहीं गिरा पड़ा है, प्रस्थान कर गया है, तो अब तो मुझे लगता है मौका वारदात पे व्यक्ति समझ जाएगा कि साइकिल वाले से भिड़ा है, उसको बचाने के चक्कर में अपने चला गया पेड़ में। तो ये तो साक्ष्य कुछ मजबूत दिख रहा है ना, जबकि दुर्घटना जब हुई थी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर हम मान लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा ही हुआ होगा। हम थे नहीं, लेकिन हुआ यही होगा। तो ब्रह्मांड के बारे में ऐसा ही है, हम थे थोड़ी, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा ही हुआ होगा। तो ब्रह्मांड को अगर परिभाषित करना चाहे बेटा, तो कोई सुंदर सा शब्द है? ब्रह्मांड किसको कहते हैं? देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, परिभाषित नहीं कर पाते, शब्दों में नहीं बांध पाते। जैसे प्राण खूब महसूस करते हैं बढ़िया से, लेकिन कहे प्राण को परिभाषा दीजिए,
बस सांस टंक जाती है। वैसे ही हालत है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड तो हर कोई समझता है, लेकिन शब्दों में हम ब्रह्मांड को कैसे कहेंगे? ध्यान रखना, जब हम चीजों को परिभाषित करते हैं, उसके डेफिनेशन देते हैं, तो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कुछ भी बचे ना, अपवाद भी ना होने पाए। तो ब्रह्मांड की बहुत सुंदर सी एक परिभाषा है बेटा, सभी अस्तित्वमान द्रव्य यानी मटेरियल और ऊर्जा का समूह ही ब्रह्मांड है। अब ये जो परिभाषा है ये आम व्यक्ति के लिए नहीं, जो चीजों को महसूस करे उसके लिए परिभाषा बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जो हम जानते हैं वह भी है इसमें, और जो हम नहीं जानते हैं वह भी है इसमें। समस्त अस्तित्वमान यानी जो एग्जिस्ट कर रहा हो मटेरियल, और जो एग्जिस्ट कर रही हो एनर्जी। अब ये तो नहीं बोला गया कि हम जानते हैं कि नहीं जानते। ब्रह्मांड में भी बहुत कुछ नहीं जानते, ब्रह्मांड में भी बहुत कुछ जानना शेष है। ब्रह्मांड के बारे में अभी 21वीं सदी में एक नई थ्योरी आई है, ड्यूअल यूनिवर्स का। दो यूनिवर्स हैं, पैरेलल हैं। अभी वो एथेंटिक नहीं हुआ, नहीं तो कल को पढ़ेंगे वो सब भी हम लोग। तो अभी तो खुद ही कंफ्यूजन में है कि आखिरकार ये है क्या मामला। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा डिफाइन करो एक लाइन, हेडिंग बनाइए ब्रह्मांड यूनिवर्स, लिखो बेटा, घबराओ मत। थोड़ा मौका नहीं मिला बेटा, मौका मिला होता ना भूगोल जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ता आपको, यही फाइनल होता है ना। लिखें समस्त अस्तित्वमान द्रव्य, द्रव्य माने मटेरियल, द्रव नहीं, द्रव्य, द्रव माने पानी हो जाता है, लिक्विड। समस्त अस्तित्वमान द्रव्य, ब्रैकेट में लिख लो मटेरियल, ताकि क्लियर होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तथा ऊर्जा का समूह ही ब्रह्मांड है। ऊर्जा का समूह ही क्या है बेटा? ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। तो बस ऐसा समझो, वह पदार्थ जिसे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, वह हर प्रकार की एनर्जी जहां मौजूद है, किसी भी फॉर्मेट में मौजूद है, सबका समुच्चय, सबका समूह ही ब्रह्मांड है। एक टेक्निकल डेफिनेशन है, और आम बोलचाल की डेफिनेशन यही है कि सभी तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह आदि का जो समूह है वही ब्रह्मांड है। ये तो समझने वाली परिभाषा है। और ऊपर जो आपने लिखा है ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, क्योंकि इस डेफिनेशन में कोई भी चीज बची नहीं है, सबको समाहित कर लिया। अब आप एक शब्द सुनते हो बेटा अक्सर कि हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष, स्पेस। थोड़ा थोड़ा शब्दों से परिचय हो जाए, फिर हम आते हैं टेक्निकल चीजों पे, यानी थ्योरी वगैरह पे बात करेंगे अभी। तो पूरा जो ब्रह्मांड है उसको हम लोग दो बड़े हिस्सों में बांट लेते हैं बेटा, है ना। बहुत बड़ा है, अभी हम बता नहीं पा रहे हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में कि कितना बड़ा है। आप ही से बोलेंगे नापने उतने के लिए, तो नाप के बताइए कितना बड़ा है। तो पूरा जो ब्रह्मांड है ना बेटा, इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं वायुमंडल और एक को कहते हैं अंतरिक्ष। तो एक बात मुझे बताइए कि जब हमने वायुमंडल कहा, इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड का जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो धरती से कर रहे हैं। देखो ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बेटा, कोई डायग्राम से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन एक आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि जैसे ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ। और एक सूचना आपको बता दूं, अगर पृथ्वी को लेकर बड़ा गर्व है आपको कि ब्रह्मांड में हम भी हैं, तो भूल जाइएगा। मुझे लगता है आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, आइंस्टाइन परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइंस्टाइन प्रशांत महासागर के किनारे एक बार टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। और मुझे लगता है भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो उसी के किनारे टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे। अमेरिका के पश्चिमी तट पे प्रशांत महासागर ही है। तो उन्होंने मुट्ठी भर एक रेत उठाया, सागर के किनारे तटों पे रेत होती है, मुट्ठी भर रेत उठाया और रेत वही सागर में गिरा दिया। और वही उन्होंने एक कोट किया, इस प्रशांत महासागर में रेत के एक कण की, रेत का एक कण कितना बड़ा होता है आइडिया होगा आपको,
कहा इस प्रशांत महासागर में रेत कण की एक कण की जितनी औकात है, इस पूरे ब्रह्मांड में धरती की उतनी भी औकात नहीं है। बस आप तुलनात्मक रूप से महसूस कर लीजिए, इतने बड़े प्रशांत महासागर में रेत के एक कण की जितनी हैसियत है तुलनात्मक रूप से, पूरे ब्रह्मांड में धरती की उतनी भी औकात नहीं है। ऐसे न जाने कितनी धरतियां होंगी, न जाने कितनी सभ्यताएं होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि धरती कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ब्रह्मांड में, एक अदना सा पार्टिकल है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बेटा, अभी बहुत बहुत बोल के काम चला रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे कितना बड़ा है। क्लियर है? इस ब्रह्मांड में सपोज करो कहीं एक कोने में थोड़ा बड़ा दिखाएंगे तो दिखेगा आपको, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं। पृथ्वी को तो एक पॉइंट से ज्यादा दिखाने लायक नहीं है। तो मान लीजिए पृथ्वी है, तो ब्रह्मांड का हिस्सा है पृथ्वी ना बेटा, पृथ्वी ब्रह्मांड के विरुद्ध थोड़ी है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ इसका एक वायुमंडल होगा, वो जहां तक होगा देखा जाएगा अभी। तो जब हम पूरे ब्रह्मांड को पृथ्वी के सापेक्ष डिफाइन करते हैं, तो इस बार सापेक्ष किससे हम डिफाइन कर रहे हैं? पृथ्वी से। जब हम ब्रह्मांड कहेंगे ना बेटा, उसमें तो पृथ्वी शामिल है, लेकिन जब हम कहेंगे कि वायुमंडल और अंतरिक्ष, तो पृथ्वी के सापेक्ष में बोला जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का समस्त भाग अंतरिक्ष है। क्लियर है? लेकिन ये बहुत बड़ा है बेटा, ये बहुत ह्यूज है, इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन घर जाओगे तो करके जाओगे। अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास। तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष, आउटर स्पेस, और एक को कहते हैं गहन अंतरिक्ष, डीप स्पेस। यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का जो ब्रह्मांड का समस्त भाग है, उसको दो भागों में बांट लेते हैं, हम लोग डिमार्केट करते हैं। एक को कहते हैं गहन अंतरिक्ष और एक को कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष। अब एक चीज बताओ, जैसे हमारा एक अभियान चल रहा है मिशन मंगल का, है ना, मंगलयान हम लोगों ने भेजा, चंद्रयान वगैरह भेजा। ये जो अभियान चल रहा है वो बाह्य अंतरिक्ष का है, ये गहन अंतरिक्ष का है? अभी तकलीफ यह है कि अभी आपको आइडिया ही नहीं है कि बाह्य अंतरिक्ष कहां तक है और गहन अंतरिक्ष कहां है। पहले आइडिया लगे तो फिर रिस्क लो, अभी तो रिस्क ले रहे हो जबरदस्ती का। तो ध्यान से सुनो, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और सौरमंडल की सीमा तक, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें 8 ग्रह है, अवांतर ग्रह है, धूम्रकेतु हैं, पुच्छल तारे हैं, ग्रह है, उनके उपग्रह है, पूरा कुनबा है ना, तो उनकी एक सीमा कहीं ना कहीं जरूर होगी। तो उस सीमा तक का जो अंतरिक्ष है उसको बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। फिर से सुने, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से लेकर सौरमंडल की सीमा तक का जो अंतरिक्ष होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? बाह्य अंतरिक्ष। और सौरमंडल की सीमा से लेकर बाकी जो बचा है वो कहलाएगा गहन अंतरिक्ष। अभी हम मनुष्यों की औकात भी नहीं हुई है कि हम गहन अंतरिक्ष का अध्ययन कर पाए, अपने सौरमंडल के बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी। और कितना बड़ा है बेटा अभी हम बताएंगे। अभी तो दुनिया, अब तो ये समझो ना कि अभी आपको जाना है अमेरिका और अभी अपने घर के चौखट के बाहर कदम रखे हो, बस उतना ही नॉलेज है। अभी जाना तो भी बहुत दूर है बेटा, बहुत कुछ जानना है। तो सौरमंडल की सीमा भी बहुत बड़ी नहीं है। क्लियर है? तो इसको डिफाइन कर सकते हो कि पूरे अंतरिक्ष को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं क्या बेटा? आउटर स्पेस, और एक को कहते हैं डीप स्पेस। एक को कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष और एक को कहते हैं गहन अंतरिक्ष। क्लियर है? तो थोड़ा लिखो। ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ब्रह्मांड को कितने बेटा? दो भागों में बांटा जा सकता है। एक दो करके लिखो। पहला वायुमंडल,
और दूसरा क्या बेटा, अंतरिक्ष। क्लियर है? अंतरिक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्पेस, SPACE, स्पेस। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि वायुमंडल की परिभाषा तो हम लोग पढ़ेंगे ही या पढ़े ही होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। फिर से सुने, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वह आवरण। अच्छा, थोड़ा पृथ्वी के बारे में थोड़ा सुन लो तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। सूर्य का चक्कर किस स्पीड से लगा रही है, आइडिया है? एक रफ आइडिया। अरे भैया, सूर्य के चारों ओर जो घूम रही होगी पृथ्वी, उसकी कुछ गति तो होगी ना, उसका कुछ आइडिया है आपको? नहीं, हम आपको तंग नहीं कर रहे, एक मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, जब आप क्लास करने आए हो और क्लास करके घर जाओगे तो आप लगभग 4 लाख किलोमीटर चल चुके होंगे। कितना? 4 लाख किलोमीटर की यात्रा हो गई होगी आपकी। बढ़िया ट्रेन है, पता नहीं चल रहा है ना? यात्रा तो दनदनाते हुए हो रही है। लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और आना जाना पढ़ना मिला के अगर 4 घंटा लगा ना तो 4 लाख की यात्रा तो हो गई आपकी। अरे नोट मत करो, अभी हम सब लिख पाते हैं, घबराओ मत। इतनी बेतहाशा स्पीड है पृथ्वी की। 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम नहीं होती, उससे ज्यादा ही है। और इतनी भयानक गति से चली, और रही सही कसर ये भी हो रही है कि उसी बीच में अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, वो भी 1500-1600 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं है ना? इतनी स्पीड से सब स्पीड आप झेल रहे हैं। तो सही मायने में यहाँ कोई स्टैटिक नहीं है, यहाँ कोई भी रुका हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कहेंगे नहीं सर हम तो बैठ के पढ़ रहे हैं। अरे तो वही हाल है, ट्रेन चल रही है और बगल वाली सीट में कोई बैठा है और उससे आप कहें क्यों भाई साहब बड़ा तेज चल रहे हैं, तो उठ के एक थप्पड़ मारेगा कान के नीचे, ये दिमाग खराब है, वो बैठा हो चुपचाप, यार बहुत तेज चल रहा है। नहीं, चल तो सभी रहे हैं, ये पूरी पृथ्वी ही चली। हाँ, एक दूसरे के सापेक्ष आप रोके हो। गति और विराम सापेक्षिक स्थितियां होती हैं, कोई गति की स्थिति नहीं होती, कोई विराम की स्थिति नहीं होती। तो अभी तो विराम लग रहा है कि सर आप खड़े हैं, हम लोग बैठे हैं तो रुके ही हैं। ना ना, खेल हो रहा है, गति हो रही है। तो घर पे जाइएगा ना, थोड़ा हाँफते हाँफते जाइए। घर वाले पूछेंगे कि काहे हाँफ रहे हो, कहा 4 लाख किलोमीटर चल के आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब गति हो रही है। एक बात मुझे बताइए कि पृथ्वी के ऊपर जो गैसों का आवरण है वो भौतिक रूप से तो नहीं जुड़ा है, गैसें फिजिकली धरती से अटैच तो नहीं है, गैस कोई ठोस कण तो नहीं होता। पेड़ तो भौतिक रूप से जुड़ा है, समझ में आ रहा है। एक बिल्डिंग भौतिक रूप से जुड़ी है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो गैस है वो तो एक आवरण है, धुंध है जो चारों तरफ से घेरे हुए है। और इतनी भयानक स्पीड से अगर भाग रहे हो तो गैस को कह देना चाहिए भाड़ में जाओ, हम नहीं भाग पाएंगे इतना तेज। और मालूम चला धरती निकल गई, गैस ऐसा रह गया पीछे। होना तो यही चाहिए था ना। अरे गैस तो बनी नहीं है धरती से यार, पेड़ नहीं भाग पाएगा समझ में आता है, बिल्डिंग नहीं भाग पाएगी समझ में आता है, गैस तो छूट जानी चाहिए पीछे। इतना तेज भागोगे तो गैस कैसे पीछा करेगी? लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कस के सामने रहता है और कहता है नहीं भागने देंगे, और भाग जाओगे तो इन लोगों का क्या होगा है ना? तो ये गैसों का वही आवरण है बेटा जो पूरे पूरे ग्रेविटेशन ने कस के पकड़ा हुआ है। और धरती गति चाहे जितनी हो जाए, ग्रेविटेशन उन गैसों को छोड़ता नहीं है, तो वो हमारा वायुमंडल है। क्लियर है बेटा? तो अब इसको लेके है गतिरोध ज्योग्राफी में कि कहीं दो लोग सहमत नहीं है कि आखिर कहां तक है। लेकिन ये तो माना जाता है कि 32,000 और 36,000 किलोमीटर तक तो कोई दाग नहीं है, यहां तक तो वायुमंडल है ही है। लेकिन वह वायुमंडल सिर्फ परिभाषा वाला वायुमंडल है, वो हमारे काम का वायुमंडल नहीं है। जैसे आप वायुमंडल माने महसूस करते वह नहीं है। लेकिन एक वैज्ञानिक आए कार्मन,
तो उन्होंने एक रेखा दिया जिसका नाम था कार्बन रेखा, है ना बेटा। तो उन्होंने कहा कि देखिए झगड़े झंझट में ना पड़े, कहां तक वायुमंडल है, अभी अभी बता रहे हैं लोग 1 लाख किलोमीटर तक है वायुमंडल। 21वीं सदी में जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है वो बता रहे हैं कि वायुमंडल का विस्तार 1 लाख किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि उतनी ऊंचाई पे हाइड्रोजन और हीलियम का अगर कोई पार्टिकल है तो धरती थामे हुए है। भले वो 10-10 हजार किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन है ना, पकड़े है ना धरती, तो है वायुमंडल अगर आपकी परिभाषा है तो। लेकिन वो वायुमंडल किस काम का बेटा? तो कार्बन ने बताया कि पृथ्वी की धरातल से लेकर 100 किलोमीटर तक ही हम वायुमंडल मानेंगे, जिसको वायुमंडल के टिपिकल डेफिनेशन में हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की धरातल से लेकर कितना बेटा, 100 किलोमीटर तक। तो उसी को उन्होंने नाम दे दिया अपने ही नाम पे, कार्बन रेखा। तो उन्होंने कहा इस रेखा के ऊपर हम मान लेंगे कि अंतरिक्ष प्रारंभ हो गया। एक बात मुझे बताइए बेटा, साइंस वाइंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, टीचर ने पढ़ाया होगा, उपग्रहों को हम लोग जो प्रक्षेपित करते हैं, उपग्रहों को जो हम छोड़ते हैं, तो एक दिन मैंने आप ही से चर्चा किया था हंसी मजाक में कि 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं हम लोगों के। एक को हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह, जिसको दूर संवेदी उपग्रह भी कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। और एक उपग्रह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनको हम लोग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। और ध्रुवीय उपग्रह कम ऊंचाई पे होते हैं, लगभग 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। इन उपग्रहों को कहां स्थापित करते हैं? अंतरिक्ष में। अरे बोलते हैं ना कि अंतरिक्ष में एक उपग्रह स्थापित किया गया, वहीं अलर्ट हो जाना चाहिए था कि 800 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजे हो और कह रहे हो अंतरिक्ष है, और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजे हो, कह रहे हो अंतरिक्ष है। इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि अंतरिक्ष वहां से है, जबकि वायुमंडल तो खुद ही वहां तक है। अरे 800 किलोमीटर तक तो है ना वायुमंडल। फिर ध्रुवीय उपग्रह को क्यों बोलते हैं कि अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है एक ध्रुवीय उपग्रह? इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने मान लिया है कि वो अंतरिक्ष का हिस्सा है, तो कह देते ना वायुमंडल में स्थापित किया गया। क्लियर है बेटा? थोड़ा लिख लो। हाँ, कार्बन ने बताया, कार्बन नाम है बेटा वैज्ञानिक का, कार्बन ने बताया कि पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। इसके उपरांत अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। इसके उपरांत क्या प्रारंभ हो जाता है बेटा? अंतरिक्ष, स्पेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक सूचना बता दें आपको, थोड़ा सुन लीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया संविधान, है ना भैया, तो आपके दिमाग में संविधान घुसा होगा मेरे प्रति। ये तो संविधान के टीचर, मैं हूं भूगोल का टीचर, है ना, मेरी आत्मा बसती है भूगोल में। तो घबराइएगा नहीं, भूगोल हम आपको दिखाते हैं कि भूगोल कहते हैं किसे। बस मुझे वक्त दीजिएगा, अपने हिसाब से मुझे पढ़ाने दीजिए। चलिए बेटा, तो अब एक रेखा मिल गई ना बेटा। कौन सी रेखा? कार्बन। कल को पूछेगा कार्बन रेखा क्या है, बता देंगे ना, वो लाइन ऑफ डिमार्केशन है। कार्बन रेखा वो विभाजन की रेखा है जहां से हम मान लेते हैं कि इसके नीचे वायुमंडल है और इसके ऊपर अंतरिक्ष। क्लियर हो रहा है बेटा? लिखें, कार्बन रेखा ही वायुमंडल तथा अंतरिक्ष को विभाजित करती है। कार्बन रेखा ही वायुमंडल तथा अंतरिक्ष को क्या करती है बेटा? विभाजित करती है। एक तथ्य आया ना बेटा, अभी ऐसे ही तथ्य आते रहेंगे बीच बीच में, है ना। सबको जुटा के रखिएगा, काम आएगा आपके। और हम पढ़ाते जाएंगे तो बीच में फैक्ट्स आते जाएंगे, तथ्य आते जाएंगे। तथ्यों पर नजर रखिएगा, अवधारणा भी क्लियर करिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आगे, अंतरिक्ष को 2 भागों में विभाजित करते हैं। अंतरिक्ष को 2 भागों में क्या करते हैं बेटा? बांटते हैं। पहले बांट लीजिए।
ए को क्या कहेंगे बेटा? आउटर स्पेस, हिंदी में बाह्य अंतरिक्ष। और ए को क्या कहेंगे बेटा? डीप स्पेस। क्या कहेंगे बेटा? गहन अंतरिक्ष। ठीक है। एक्चुअल में है क्या परेशानी ना बेटा, कि पल पल पे खतरा है ना। तो एक अनुभवी टीचर ही उस खतरे को भांपता है और उसे बचा के निकालेगा आपको। क्योंकि देखो, पढ़ते समय कोई चीज पीछे आएगी, कोई चीज आगे आएगी, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों के साथ आगे की चीजें जुड़ी होती, और वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर समझो कि वो यही गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ चीजों पे बात करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम आपको एयू बोलेंगे। मुझे नहीं पता किसी ने आपको बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन मुझे तो मालूम है कि मैंने नहीं बताया। अभी मैं पार्षद बोलूंगा तो मुझे नहीं मालूम आपको आता है कि नहीं। प्रकाश वर्ष तो आता ही होगा, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा बेटा इस पे बात कर लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम ये बोलेंगे अभी कि वह अंतरिक्ष 50 एयू तक है, तो एयू बताए ही नहीं और ये लिखा दें वह अंतरिक्ष का विस्तार 50 एयू तक है, तो ये मतलब हो जाएगा ना बेटा। एक तथ्य तो लिख लेंगे, रट भी लेंगे। एयू क्या है? तो एक नोट बना लो, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं 2 मिनट में। घड़ी देख के 2 मिनट लगेगा, बीमारी हमेशा की खत्म। हाँ देख लो, 2 से कम ही लगेगा। हाँ, पहला एयू, एयू कैपिटल ए कैपिटल यू, ये क्या है भाई? हाँ, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक ने जोर से डांटा कि नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यही सब है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पूरा नाम है इसका क्या बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और हिंदी में कहते हैं खगोलीय इकाई। दूरी नहीं बेटा, खगोलीय इकाई, है ना। ये कोई चीज होगी, ये क्या चीज है थोड़ा सुन लें। ये दूरी नापने का मात्रक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी कुछ मीटर आपको नोट कराएंगे दूरी नापने के। इनका प्रयोग धरती पे नहीं होता, हो भी नहीं सकता। इनका प्रयोग हमेशा अंतरिक्ष में किया जाता है। कारण है, देखो दूरी नापने के बहुत मात्रक हैं हमारे पास। हम मनुष्यों के पास दूरी नापने के बहुत ढेर सारे मात्रक हैं। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, फर्मीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर, किलोमीटर, माइल, नॉटिकल माइल, तमाम है। लेकिन ये धरती पे दूरी नापने के मात्रक हैं। और एक बात समझ लें, अंतरिक्ष में इनसे कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां दूरियां इतनी बड़ी हैं ना बेटा। ये तो वही हो जाएगा, यहां से अमेरिका की दूरी मिलीमीटर में बताएं तो सामने वाला थप्पड़ मारेगा। आप यहां से अमेरिका की दूरी को सेंटीमीटर में बताओगे? कोई पूछे यहां से अमेरिका कितना दूर है तो बताएं इतना सेंटीमीटर। अरे नालायकी भरा जवाब न होगा। तो जैसी दूरी होती है वैसे यूनिट का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। इस मार्कर की लंबाई कोई पूछेगा, इसको इंच सेंटीमीटर में बताना उचित है भाई, इसीलिए इतना यूनिट बनाए। कमरे की अगर कोई लंबाई पूछेगा तो मीटर उटर फीट में बताना उचित है। यहां से गोरखपुर की दूरी कोई पूछेगा तो इंच में बताओगे, तो किलोमीटर उचित है। और ब्रह्मांड की दूरी को अगर ये सब बताया किलोमीटर उल्टर में, तो समझ लो कि आप यहां से न्यूयॉर्क की दूरी को मिलीमीटर में बता रहे हो। इसलिए वहां की इकाइयां अलग है। क्या है बेटा जरा समझे। एक्चुअल में कभी कभी दूरी हम लोग हमेशा सापेक्षिक ही बताते हैं, हमेशा एब्सोल्यूट हम नहीं बता सकते। जैसे यहां से गोरखपुर आपसे पूछा जाए तो आप बताते हैं लगभग 100 किलोमीटर, कह देते हैं ना लगभग 100 किलोमीटर। तो आपने क्या कहा, जरा इसको सोच तो लीजिए। आपने बताया कि 1 किलोमीटर का 100 गुना है। हद हो गई यार। जब आप 100 किलोमीटर बोलते हैं तो क्या अभिप्राय है आपका, क्या मीनिंग है? कि जितना 1 किलोमीटर होता है उसका 100 टाइम्स। 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का 5 गुना।
क्योंकि क्यों उसको गुणेम बोला जाता है कि 1 किलोमीटर का आपको आइडिया है, 1 किलोमीटर का आपको आइडिया है, 1 किलोमीटर का अगर आइडिया है, हम 5 किलोमीटर बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसका 5 गुना, हम 100 किलोमीटर बोलेंगे तो उसका 100 गुना। तो सापेक्षिक ही तो बोला जा रहा है, तो ऐसे भी सापेक्षिक बोला जाता है। जैसे इन्होंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, कितनी दूर है। अब बच्चे बच्चे पहली पहली बार मिलते हैं तो पूछ लेते हैं ना कहाँ रहते हैं, कितना दूर है। तो एक बच्चा एक दूसरे बच्चे से पूछ रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो 2 उपाय है उसके पास, या तो किलोमीटर वोटर में बता दे, या किसी ऐसे सापेक्ष में बता दे जिसे वो समझता होगा। तो कह देगा सुनील का घर देखे हो, कहेगा हाँ। कहा जितना दूर सुनील का घर है उससे 2 गुना दूर है हमारा, तो समझ जाएगा? नहीं समझ जाएगा, वो सुनील के घर आता जाता है भाई। तो वो ये भी तो बता सकता है कि जितना दूर सुनील का घर है उससे मेरा घर 2 गुना है, तो महसूस कर लेगा ना दूरी कितनी है। तो तुलनात्मक भी बताना ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो ध्यान से सुनो, पृथ्वी और सूर्य के मध्य एक औसत दूरी है, और वह दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी कितना है बेटा? 15 करोड़ किलोमीटर। इसी को एक इकाई मान लिया गया है, यानी इसी को हम बोलेंगे 1 AU। 1 AU मतलब पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी। औसत क्यों बोला गया? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एक बराबर दूरी पर नहीं होती। कभी पृथ्वी सूरज से बहुत करीब होती है और कभी पृथ्वी सूरज से बहुत दूर होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, पेरीहेलियन, अपहेलियन, उपसौरिका या उपसौर या अपसौरिका, है ना बेटा? अच्छा, कोई याद रटे होंगे तो थोड़ा बता दो, पृथ्वी सूरज के सबसे पास किस तारीख को होती है? अच्छा, बोलते समय थोड़ा सोच सोच के बोला करना। एक तो रटने पे बड़ा, सुनो, रटने पे बहुत यकीन मत करो, अपने कॉमन सेंस पे यकीन करो। एक बात तय है बेटा कि जब पृथ्वी सूरज के करीब जाएगी तो ज्यादा गर्म होगी। ये तो तय है कि जब पृथ्वी सूरज के करीब होगी तो पृथ्वी ज्यादा गर्मी प्राप्त करेगी, और जब पृथ्वी सूरज से दूर होगी तो पृथ्वी पे इंसोलेशन, सूर्य ताप के प्राप्त करने की मात्रा भी घटेगी। तो तारीख वारीख याद की हो तो तारीख सोच समझ के बोलना, जो कुछ मैंने बोला सब जोड़ घटा के बोलना। पृथ्वी सूर्य के नजदीक किस तारीख को होती है, वो तारीख फिक्स है। अब सांस टंग रही है, आप थोड़ा डरा वरा दिए तो और टंग रही है। हाँ बोलो, मैंने क्या बोला? इससे सहमत है आपकी? नहीं कि पृथ्वी जब सूरज से करीब होगी तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी। 6% पृथ्वी अधिक गर्मी प्राप्त करती है, 6%, बिल्कुल लिखा पढ़ी में। तो क्या आपको लगता है कि 3 जनवरी है? 3 जनवरी को तो बहुत ठंडा उंडा लगता है भाई। तो काहे याद किया 3 जनवरी? बोल रहे थोड़ा जल्दी जल्दी, 3 जनवरी 4 जुलाई, यही ना? दूसरा वाला तो नहीं पूछे, दूसरा वाला पूछते तो 4 जुलाई बताते, ये सबसे दूर होती है। अच्छा, ये नहीं याद था? ये सब याद कर लेते हैं बच्चे भाई। तो 3 जनवरी को सबसे गर्म रहती है धरती, हाँ ना बोलेंगे? तो या तो गलत टाइप हो गया, और जब मैं पहली बार आपके जैसा विद्यार्थी था, जो मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा उल्टा लग रहा है, लिख दिया। 4 जुलाई करीब लिखना चाहिए था, 3 जनवरी दूर लिखना चाहिए था। तो कई बार हमने देखा, नहीं हर किताब में वही 3 जनवरी। तो क्या है मामला? मामला यह है कि भूगोल का क ख ग घ नहीं आता आपको, ABCD नहीं आता, बुरा मत मानिएगा। और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो दोष हमारा है, हम जैसे लोगों का है। एक अबोध बच्चा है जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, बच्चे का क्या दोष है? माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। तो आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो उसमें आपका क्या दोष है? दोष तो सरासर हमारा है, हमने बताया नहीं आपको।
या जिसको बताना था उसने नहीं बताया। आप कहीं डिप्रेस हो रहे हो कि सर हमको नहीं आता, आपको बताया नहीं गया और आज के बाद से सीने पे चढ़ के बताएंगे कोई पूछे। एक बात मुझे बताइए, जब आपके यहाँ ठंडक थी, पूरी धरती पे ठंडक रहती है। जब आपके यहाँ ठंड आती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। अभी हमारे यहाँ गर्मी आ रही है ना, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक आ रही है। ऑस्ट्रेलिया वालों से अगर बोलोगे कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के करीब है, तो एक चिल्ला के कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल करीब है, भयानक गर्मी है। एक बात मैं बताऊं, आप उत्तरी गोलार्ध में, भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ में बैठे हो और आपके यहाँ अगर ठंडक है तो पूरी धरती पे ठंडक है, और आपके यहाँ गर्मी है तो पूरे भारत में पूरी धरती पे गर्मी है। अपने ठंडक और गर्मी को जनरलाइज कर लोगे पूरी धरती पर? बिल्कुल 3 जनवरी को पृथ्वी बहुत गर्म होती है और शुक्र मनाई कि उस समय आपके यहाँ ठंडक रहती है, तो ज्यादा गर्मी में ठंडक आती है आपके यहाँ, तो थोड़ी राहत रहती है। क्लियर है? तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। 3 जनवरी को ही पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, बस अंतर खाली ये होता है कि सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए गर्मी दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होती है। आपके यहाँ क्यों होगी? सूर्य से पृथ्वी करीब आए चाहे दूर हो जाए, ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी क्या? वो कहे कि अरे हम कैसे मान लें कि ये करीब आ गई, हमारे यहाँ तो बर्फ ही जमी है। वो कोई पैरामीटर थोड़ा ही है, पैरामीटर पूरी धरती होगी। कोई इलाका नहीं होगा कि वहां ठंडक पड़ रही थी इसका मतलब ठंडक है। तो काहे कंफ्यूज हो गए थे, क्यों नहीं बताया आपने? हमारे यहाँ ठंडक है, पूरी धरती पे नहीं ना ठंडक है बेटा, गर्मी ज्यादा आती ही है। इसीलिए बोला जाता है हमेशा औसत दूरी बेटा, क्योंकि ये दूरी कभी फिक्स होती नहीं, हमेशा बदलती रहती है। वो पैराबोला मार्ग पे चलता, अरे वो इलिप्टिकल मार्ग पे चलता रहता है ना बेटा, तो बराबर नहीं होते। लिखें पृथ्वी से उसी में लिखो बेटा, डिफाइन करो एयू क्या है, खगोलीय इकाई क्या है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य के मध्य की क्या बेटा? औसत दूरी क्या है बेटा? हाँ, औसत दूरी 1 एयू कहलाती है। अच्छा, कल को आपसे पूछे कि पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है, परीक्षा में पूछ ले और विकल्प देने लगे, और आप ढूंढ रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर, और विकल्प में है एयू, 1 एयू, 2 एयू, 5 एयू, 7 एयू। क्या करेंगे? 1 एयू। क्लियर है? तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 1 एयू। अब बताओ, इसकी तुलना में हम नहीं बता सकते। अगर हमने कहा कि 5 एयू, समझ में आ रहा है ना कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की जितनी दूरी है उसका 5 गुना। और जब हमने कहा 50 एयू, तो अब तो समझ में आ रहा है ना कि पृथ्वी से सूर्य के मध्य की जितनी दूरी है उसका 50 गुना दूर है। क्लियर है बेटा? तो एक ऐसे आपके साथ माइंड गेम होगा, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बच्चे रटे हुए हैं, लेकिन वैसे ना पूछ के एयू के फॉर्मूले में पूछेगा। 1 एयू, 1 प्रकाश वर्ष, 1 पारसेक, 5 पारसेक, सही विकल्प का चयन करिए। इससे आसान प्रश्न धरती पे कोई हो सकता है, लेकिन कई लोग शहीद हो जाएंगे, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर जो विकल्प में है ही नहीं, और एयू का उनको अता पता नहीं है। खेल खत्म, गेम इज ओवर, ये कंपटीशन है। लिखें बेटा, तो और लिख लो, सब यही निपटा लो सबको। दूसरा, प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? लाइट ईयर। तो थोड़ा कोई बच्चा बताए बेटा जिसको आइडिया हो क्या है ये। दूरी की इकाई है, पहली बात तो दिमाग में ठूसो, ये इकाई किसकी है बेटा? दूरी की इकाई है। इससे क्या नापा जाता है? दूरी। वर्ष समय का मात्रक है, वर्ष किसका मात्रक है? समय का। लेकिन प्रकाश वर्ष समय का नहीं, दूरी का मात्रक है। तो कितनी दूरी होती है? देखो, आप मुझे जब कोई चीज बताया करो टीचर को, यह मान के बताया करो कि टीचर को क ख ग घ नहीं आता।
हम आपको सुन के ही महसूस करेंगे। जब भी आप किसी को बताएं तो इन शब्दों में बताएं कि उसको अगर कुछ भी ना आता हो तो आपकी बात समझ ले। आपने जिन शब्दों में बोला है, मुझे तो नहीं लगता कि जो बिल्कुल नहीं जानता वो समझ पाया है। क्या मतलब है इसका? हम समझा रहे हैं बेटा, ठीक है ना? ठीक है? नहीं नहीं, आपसे नहीं, मुझसे बोल। तो क्या है बेटा, जरा समझने के लिए, प्रकाश की चाल मुझे लगता है याद किया होगा आपने, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश 1 सेकंड में कितना चलता है बेटा? 3 लाख किलोमीटर। 2 सेकंड में? हाँ, 6 लाख। 3 सेकंड में भी बताया जा सकता है। तो इसी गति से प्रकाश अगर आगे बढ़ रहा हो तो 1 मिनट में भी कुछ दूरी तय कर लेगा। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है? बड़ा ढंग से रटे वटे हो। हम आज तक तो इतने बड़े जीवनों को भी पूछते हुए देखे नहीं, लेकिन याद कर लो, कोई हर्जा नहीं है। एक बात मुझे बताइए, 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। हद हो गई। अरे यही ना मतलब है, जब पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, इसका मतलब है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को लगभग 8 मिनट में तय कर लेता है। यही ना बेटा मतलब है। अब जरा सुने कि सूर्य का प्रकाश 1 मिनट में कुछ दूरी तय करेगा, 10 मिनट में भी कुछ दूरी तय करेगा, और 1 घंटे में भी कुछ दूरी तय करेगा, और 1 घंटा का है 1 दिन में भी कुछ दूरी तय करेगा। बस लगातार चलता रहना है, उसको रुकना नहीं है। 1 महीना, 1 साल। तो सूर्य का प्रकाश लगातार लगातार 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से 1 साल तक लगातार चलता रहे, जो दूरी तय कर लेगा वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगा। यानी अपने ऊपर लागू कर लो, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से आप निकल पड़े, लगातार साल भर चलते रहे, जहां पहुंच जाएंगे वो दूरी होगी 1 प्रकाश वर्ष। अरे तो सुन के सिहरन हो रही है भाई, ये बहुत बड़ी दूरी होगी। जहां 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता होगा, साल भर में कितनी दूरी हो जाती होगी? कैलकुलेट कर लेंगे? हम कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर कंप्यूटर में फिट किया, कैलकुलेटर में, जो दुकान पर रखते हैं ना कैलकुलेटर, उसमें अगर फीड किया डेटा तो कैलकुलेटर हाथ खड़ा कर देगा। हमारे बस का नहीं है, एरर दिखा देगा। सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर बता पाएगा इसको, लेकिन हम लोग बता देंगे। हम लोग मनुष्य है ना बेटा, हम लोग कैलकुलेटर थोड़े ही है। अच्छा, आप खाली डर के गड़बड़ाए हो, बता तो आप भी सकते, लेकिन आप इसलिए डर गए कि अरे ये तो बहुत बड़ा होगा। बड़ा होगा तो कैलकुलेट होगा ना। 1 साल में अधिवर्ष अगर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो 365 दिन। गणना ही नहीं किए किसी दिन, हिम्मत जुटाए होते किसी दिन तो बात बन गई होती। 1 दिन में 24 घंटे, तो पूरे साल भर में इतने घंटे। अरे भैया, 1 दिन में 24 घंटे तो 365 दिन में 365 गुणे 24, यही ना होगा? इतनी गणित तो आती होगी। 1 घंटे में 60 मिनट, साल भर में इतने मिनट। अब ये पूरा मिनट हो गया, पूरे साल भर में इतने मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड, इतना सेकंड। अभी यही नहीं है, अभी इसमें 3 लाख का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में कितना बेटा? 3 लाख किलोमीटर। गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये होगा 1 प्रकाश वर्ष। यहां मत करना, घर पे करना, ठीक है? यहां गड़बड़ा जाएगा मामला। ये होगा 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। लिखो लिखो, ये मत लिखना, ये तो मजाक में लिखा है आपको। नहीं, मजाक गलत नहीं है, लिखें, पहले लिख लो फिर। अच्छा, कुछ लिख ही डालें, बड़े स्मार्ट बच्चे। चले, हो गया बेटा? बेटा, हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, सिविल सर्विसेज में अध्ययन और चिंतन साथ साथ होना चाहिए, और खाली अध्ययन होगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना?
एसएससी की परीक्षा थोड़ा ही है बेटा। हो गया बेटा। अब थोड़ा शब्दों में लिख लें। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेगा, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्लियर है? ये तो बहुत है ना बेटा। हाँ ना कुछ बोलोगे? सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना लगता है? एक प्रकाश वर्ष? अरे नहीं नहीं, 8 मिनट लगता है भाई। एक प्रकाश वर्ष बोल दोगे तो पता नहीं कहां चली जाएगी। 8 मिनट सोच लो, 8 मिनट का डेटा है यहां तक, और ये साल भर का डेटा है। कितना अंतर होगा और कितनी बड़ी दूरी की बात हो रही होगी। अभी ये समझ नहीं पा रहे तो आपको एक उदाहरण बता दे, सुनो। थोड़ा बहुत उत्साहित ज्यादा हो जाता हूँ रह रह के। सही वक्त पे सही चीज बतानी चाहिए, लेकिन उत्साह सही बढ़ गया मेरा, तो बात कर ले। इस पूरे ब्रह्मांड में ना बेटा मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं। अभी पढ़ाएंगे आगे, लेकिन थोड़ा उत्साह बढ़ गया प्रकाश वर्ष को देख के। तो जैसे हम लोगों के मोहल्ले में घर होता है ना, तो घर के ठीक बगल वाला एक घर होता है जिसकी दीवार वाल सटी भी हो जाती है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं पड़ोसी हैं हमारे, है ना। तो सुनो, हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी एक आकाशगंगा है, एकदम पड़ोस में है, एंड्रोमेडा, है ना। कभी मन हुआ पड़ोसी तक जाने के लिए ना, तो 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। ये पड़ोसी का हालत है। यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चले तो एंड्रोमेडा तक पहुंचने में आपको 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। ये किसका हाल है? पड़ोसी का। और दूर वालों का तो हाल ही चार मत पूछो। इसीलिए हम कह रहे हैं ना बेटा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। क्या हम अभी 3 लाख किलोमीटर की स्पीड पाए हैं? अगर पा भी जाएंगे और जाने की कोशिश करेंगे एंड्रोमेडा पे, देखें वहां क्या हाल चाल है, 2 करोड़ साल लगेंगे। अभी तो धरती पे आए आपको नहीं हुआ 2 करोड़ साल। ये हो गया? कितना साल हुआ? एक जगह अभी तो सर 18-19 साल। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं। मनुष्यों को धरती पे आए 2 करोड़ साल हो गए। चलो हम आपको याद दिला रहे हैं, अभी कौन सा चल रहा है? 2023। 2000 साल पहले चलो। हाँ, 2000 साल इधर हुआ ना, 2023 पहले चलो। तो आप पहुंच गए ACBC के बॉर्डर पे। वहां से 3000 साल पहले चलो, पहुंच गए सिंध घाटी सभ्यता में। पहुंच गए ना? 5000 साल, 5000 और पहले चलो, जंगल में टहल रहे थे, पेड़ पे कहीं लटके थे, ठीक है। 10,000 साल, 10,000 और पहले चले चलो। मनुष्य कहना ही गुनाह था आपको, आप मनुष्य थे ही नहीं, वो जानवरों या बंदरों की शक्ल में। तो 20,000 साल में तो यार यहां पहुंच गए, 2 करोड़ साल में क्या होगा? और अगर धरती से निकल भी पड़े एंड्रोमेडा पे जाने के लिए 2 करोड़ साल के लिए, तो जिंदा रहोगे 2 करोड़ साल? ये सब सोच लो, हम मनुष्यों की क्या हैसियत है, हम क्या जानेंगे। पड़ोसी का तो पता ही नहीं लगा पाएंगे। बाकी जो अरबों खरबों आकाश गंगा है वो भी बुलाएगी, आ जाओ इधर। तो इसीलिए हम कहते हैं ना बेटा, बहुत ह्यूज है बेटा, बहुत बड़ा है। अरे सुनो, चंद्रमा तक जाते जाते तो झाग निकल गया हमारा, सांस फूल गई हमारी। जहां 3.5-4 लाख किलोमीटर की दूरी है, वहां तक जाते जाते सांस फूल गई। एक ही बार तो मनुष्य पहुंच पाया चंद्रमा पर। मंगल तक तो अभी बस इधर उधर से तजवीज रहे कि कब उतरे। आप अलग आकाशगंगा और अलग ग्रहों के बारे में क्या सोच पाएंगे? अभी तो हमारी क्षमता ही नहीं है बेटा। इसीलिए हम कह रहे हैं ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा है। और इसीलिए आप देखो, अभी चंद्रमा अंद्रमा तक टहल रहे हैं हम लोग। वो भी अभी हिम्मत नहीं हो रही कि रोज चले जाए चंद्रमा पे सुबह टहलने। अभी ये नौबत तो नहीं है। सालों साल तैयारी करनी पड़ती है तो चंद्रमा पे मनुष्य के कदम पड़ते हैं। अभी फिर भारत भी कोशिश कर रहा है। तो 4 लाख किलोमीटर में ये दुर्गति है आपकी।
जहां 2-2, 3-3, 4-4, 100-100 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी है, वहां आपका क्या हाल होगा? और वो भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमें नहीं जानोगे क्या, चंद्रमा को ही खाली जानोगे। ये हैसियत है हमारी। तो वही मैंने जो बताया बेटा, वो उसको धीरे धीरे अब अनुभूति हो रही होगी, है ना। आगे बढ़े। पारसिक, अगला क्या बेटा? पारसिक, PARSEC। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही लिखना पड़ेगा। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, हम मनुष्यों के पास दूरी नापने की ये सबसे बड़ी इकाई है। इससे बड़ी इकाई हम मनुष्यों के पास नहीं है। क्लियर है बेटा? दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये कितनी होगी? लिखना पड़ेगा 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 पारसेक। लिख पा रहे हैं बेटा? 3.62 नहीं, 26, उल्टा पुल्टा मत करो। 3 नहीं समझ पा रहे हो बेटा? अच्छा, ये लिख, हम बोल रहे हैं कुछ और, लिख कुछ और अलग रहे हो, और बाहर जाके दिखाओगे किसी को और पूछेगा कि कौन बोला है, तो बताएंगे टीचर। मेरी नाक कटवाओगे क्या? देखो, मैं अपनी नाक को लेके बहुत सतर्क रहता हूँ, है ना बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। कारण यह है कि देखो, मैं आता हूं तो सबसे कंफर्टेबल मैं होता हूं ज्योग्राफी पढ़ाते समय, बहुत आरामदेह स्थिति में होता हूं, लेकिन मेरी साख दांव पे लगी होती है। एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बट्टा लग जाएगा हमारे पढ़ाने पर। हम बोल रहे हैं सही, आप लिख रहे हो गलत। अभी तो मान लो घर पे जाके ठीक कर लोगे, बस एक हफ्ता अगर बीतेगा ना, तो आप बोलोगे यही तो बोले थे, तभी ना हम लिखे हैं। तो और मेरी तो नजर पड़ गई बेटा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता। 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 पारसेक। ठेठ भाषा में अगर आप कहें, मैंने अगर समझने के अंदाज में कहें, तो 3.25 साल में सूर्य की किरणें जितनी दूरी तय कर लेंगे, उसे 1 पारसेक है। प्रकाश वर्ष 1 साल का आंकड़ा है, और पारसेक 3.25 साल का आंकड़ा है। अरे 3.25 रहता तो 3.25 साल हो जाता, थोड़ा सा ज्यादा है। महसूस किया करो बेटा, जो भी लिखा करो उसको फील किया करो, तो मजबूत रहेगा, जाएगा नहीं। क्लियर है? अब आइए, अब हथियार तैयार है, अब चलेंगे अंतरिक्ष को नापने जोखने, है ना। तो लिखें पहला, वह है अंतरिक्ष। वह है अंतरिक्ष। लिखो बेटा, डिफाइन कर लो। पृथ्वी के वायुमंडल से सौर मंडल की सीमा तक के भाग को, सौर मंडल की सीमा तक के भाग को ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, 50 AU। क्लियर है बेटा? 50 AU यानी सौर मंडल की सीमा कितनी। कल को यह भी प्रश्न है कि हमारे सोलर सिस्टम की सीमा कहां तक है, ये अपने आप में प्रश्न है। तो लगभग 50 AU है बेटा हमारे सौर जो परिवार है उसकी आखिरी विस्तार, वहां तक हम लोग मान सकते हैं। कौन बताया? कौन बताया? कोई तो बताया होगा। मैं एक नाम बोलूंगा, सिर्फ रिस्पॉन्ड करिएगा कि आपने सुना है कि नहीं सुना है। सब हमें पढ़ाना है बेटा, हम पढ़ाएंगे। कूपर बेल्ट, कूपर पट्टी, सुना है? क्या है ये? अगर नहीं बता सकते तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए था, इससे बढ़िया था कि ना पढ़े होते। सभी बच्चों से भी पूछ रहा हूं बेटा, कूपर पट्टी का नाम सुना है कभी पढ़ते लिखते समय? टीचर ने बात नहीं किया क्लास में कभी? नहीं? हाँ, कोशिश करो बेटा। चलो ठीक है। हमारे सौर परिवार के सबसे बाहर भागों में जो चक्कर लगाते हैं परिवार के सदस्य, उन्हें क्या कहते हैं?
सौर परिवार के सबसे बाहरी भाग में चक्कर लगाने वाले जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? बहुत बड़ी तकलीफ है बेटा, समस्या बड़ी है आप लोगों की, हम ठीक कर लेंगे, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, हम सही करेंगे। उनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं बेटा, एस्टेरॉइड कहते हैं। फिर से सोच, देखो मैं झूठ भी बोलता हूँ बीच में, इस बार हम झूठ बोले और आप जाल में फंस गए। नहीं, एस्टेरॉइड तो मंगल बृहस्पति के बीच में है, आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में नहीं। सुन लो, इनको हम लोग कहते हैं बेटा कॉमेट, धूम्रकेतु। जो सौर परिवार के बाहरी भागों में चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं और हिंदी में उसको धूमकेतु या पुच्छल तारे भी कहते हैं। क्लियर है? वो तारे वारे नहीं है, वो प्यार वार से तारे वारे कह देते हैं, वो आदत है हम लोग कहने की। माँ अपने बच्चे को कह देती मेरी आंखों का तारा है, वो तारा है, नापी सलन हो रहा है, उसमें ऊर्जा निकल रही है, नहीं तो प्यार वाला नाम है। फिल्मी तारे, कोई तारा वारा नहीं है, लेकिन चूंकि पूछ जैसी संरचना उसकी दिखाई देती है इसलिए उसको हम लोग पुच्छल तारे कह देते हैं। वो हमारे परिवार, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको तबाह कर देंगे। सौर परिवार के सबसे बाहरी भागों में चक्कर लगाने वाले जिनमें से कौन है? यही सब होगा और इस सब का उत्तर किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं। इसका उत्तर मिलेगा जब आप समझे रहोगे तभी बता पाओगे। आप ये पढ़ोगे कुछ और घेरेंगे, कुछ और पढ़ोगे किसी और तरफ से घेरेंगे। भाई एग्जामिनर भी जानता है ना कि वो लूसेंट या इस तरह की किताब में मिल जाएगा एक लाइन, तो थोड़ा सा लाइन बदल दो। आपने पढ़ा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होते हैं, वो पूछेगा काहे होते हैं, और आप तो रट के गए थे तारीख और क्वेश्चन ही पूछ दिया कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन क्यों होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य का पूरी धरती पे विचलन कितने डिग्री का होता है टोटल। तबाही मच जाएगी, तबाह कर ही डालेंगे आपको। फोकट में एसडीएम थोड़ी बनने दें, घबराओ नहीं, डरा नहीं रहा हूं बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे वक्त दीजिएगा। चले, तो एक्चुअल में ये कूपर जो पट्टी है ना बेटा, बोला आपने, अच्छा लगा मुझे कि नाम आया है आपके जहन में। तो कूपर वैज्ञानिक का नाम है। तो कूपर ने सबसे पहले पता लगा लिया कि जो धूम्रकेतु हैं, जो कॉमेट हैं, जो पुच्छल तारे हैं, वो एक पट्टी पे चक्कर लगाते हैं। पट्टी माने एक मार्ग है उनका, और वो मार्ग 30 से 50 AU के बीच में, यानी 30 AU से लेके 50 AU के बीच में जो रास्ता है उसी पे धूम्रकेतु चक्कर लगाते हैं। यही उसकी आखिरी सीमा का निर्धारण कर देते हैं। क्लियर है? और बहुत लंबे लंबे वक्त पे चक्कर लगाते हैं। जैसे एक बहुत प्रचलित नाम है, आपने सुना होगा, हैली, 76 वर्ष है। और हमारे जीवन में हैली एक बार गुजरता है। हम मनुष्यों की जिंदगी में हैली अपनी कक्षा का एक चक्कर लगाता है, और बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं कि जिनके पैदा होते ही चक्कर लगाया हो। तो शायद 76 साल फिर मिल जाए चक्कर लगाने के लिए, और नहीं तो दोबारा ये जिंदगी में आपको दिखता नहीं। और कुछ धूम्रकेतु तो ऐसे हैं ना कि आपके जीवन भर में एक भी चक्कर नहीं लगा पाते, क्योंकि हजार साल उनका है समय, 500-500 साल है समय, एक चक्कर लगाते हैं। वो बहुत बड़ी ऑर्बिट है बेटा, बहुत बड़ी कक्षा है, वही सबसे बाहरी कक्षा है हम लोग। क्लियर है? लिखें, गहन अंतरिक्ष। बाह्य अंतरिक्ष के बाहर का शेष समस्त भाग, सॉरी थोड़ा रुकें, बाह्य अंतरिक्ष के बाहर का ब्रह्मांड का शेष समस्त भाग, ब्रह्मांड सब जोड़ लीजिए, बाह्य अंतरिक्ष के बाहर ब्रह्मांड का शेष समस्त भाग गहन अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है बेटा? गहन अंतरिक्ष। क्लियर हो रहा है विजन?
समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो वीडियो उपलब्ध रहेगा, लेकिन आज ही आखिरी है, उसके बाद वीडियो नहीं रहेगा, फिर आपकी कॉपी रहेगी, है ना? तो सुनिएगा। अब जो सबसे गंभीर इलाका है बेटा, उधर हम लोग आते हैं, और इसको थोड़ा प्यार से समझिएगा, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो बात करिएगा। ये तो हमने थोड़ा सा आपको स्टैंड बाई मोड में ले आए, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो जाए, और मुझे लगता है तैयार हो गए। ब्रह्मांड कैसे बना? एक बात समझ लो कि हम मनुष्य हार नहीं मानते। अगर ब्रह्मांड है, ये दिख रहा है कि कभी न कभी बना जरूर होगा, हम हार नहीं मानेंगे, हम पता तो लगाएंगे, और हम पता लगाते हैं। आखिरकार जो आज हमारे सामने ब्रह्मांड है, ये कैसे बना होगा? पहली बात कि धरती ही नहीं बनी थी जब ब्रह्मांड बना था, तो ब्रह्मांड बनने के काफी बाद धरती का निर्माण हुआ, और हम वो पता लगाना चाहते हैं। जब धरती वर्ती का पता ही नहीं था तो हमारा कहां से पता होगा, लेकिन पता तो जरूर लगाएंगे कि ब्रह्मांड आखिर बना कैसे होगा। एक बात कि ये पता सिर्फ और सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर लगाया जा सकता है, तथ्यों के आधार पर लगाया जा सकता है। जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्हीं के आधार पर पता लगाया जा सकता है। उन्हीं के आधार पर पता लगा लिया हम लोगों ने, और पता लगा लिया कि 15 अरब वर्ष पहले कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग, न एक कोई कण था, न कोई पार्टिकल था, यानी पूरा ब्रह्मांड ही नहीं था, कुछ नहीं था। कब? 15 अरब वर्ष पहले, यानी ब्रह्मांड का जो निर्माण शुरू हुआ वो 15 अरब वर्ष पहले हुआ। एक ने कहा ये कैसे पता लगा? अच्छा, जब आप ये सब पढ़ते हो या कहीं पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं आप ही के जैसा, तो हम तो नहीं छोड़ते, हम तो पता जरूर लगाएंगे कि आप ऐसे कैसे बोल दोगे। हम यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं कि 100 अरब साल पहले ब्रह्मांड बना, लिख लो भैया, ऐसे कैसे लिख लें? जरा हमको समझाइए तो सही, कि हम कैसे मान लें? थे आप? कौन था? तो समस्या यही है कि कैसे समझा जा सकता है। इसको समझने में बेटा बहुत लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ये किसी एक आदमी की देन नहीं है, सबने अपना अपना ज्ञान दिया। क्योंकि देखो, आज हम विज्ञान और ज्ञान के जिस धरातल पर खड़े हैं, वो किसी एक आदमी का योगदान नहीं है। इस यज्ञ में सबने आहुति दी है। जिसको जितना समझ में आया है उसने उतना बताया है, लेकिन एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं बता सकता। अरे भाई, रॉबर्ट हुक कोशिका बताए, तो डीएनए भी बता दिए थे, समझा दिए थे, उनको वही समझ में आया, उन्होंने वही बताया, यही उनकी उपलब्धि थी। आज तक पढ़ते हैं हम लोग। वाटसन एंड क्रिक ने एक कोशिका की संरचना का पता लगा लिया, ये इनकी उपलब्धि थी, और ये तो 20वीं सदी में जाके पता चला। आज की डेट में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझने लगे, अभी बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान एक दिन में तो नहीं ना बढ़ा बेटा। इसमें हर लोगों ने अपनी अपनी आहुति दी है, जिसको जो जो समझ में आया है वो बताया है। तो भूगोल भी ऐसा ही है, एक दिन में सब कुछ हमें समझ में नहीं आया, जिसको जो जो समझ में आया वो बताया। इसमें बड़े नाम जो है ना बेटा, एडविन हबल का नाम है, जिसमें नासा ने हबल नाम का टेलीस्कोप भी स्थापित किया अंतरिक्ष में। एडविन हबल का बहुत बड़ा नाम है। लाप्लास का भी नाम है, डॉपलर का भी नाम है, बहुत लोगों का नाम है। डॉपलर ने जानते हो क्या कर दिया? कभी आपने पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट। तो उन्होंने बताया कि स्रोत, प्रकाश का कोई स्रोत या कोई स्रोत हमारी ओर आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है, ये हम पता लगा लेंगे। एक बच्चे ने कहा तो देखी के पता लगा लें। अरे देख के तब पता लगा लोगे ना जो दूरी कम होगी, और 100 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर आप देख के पता लगा ही नहीं पाएंगे कि वो हमारी ओर आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है। तो डॉपलर ने बताया कि स्पेक्ट्रम निकालिए और उसका रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट देखिए, पता लग जाएगा वो हमारी ओर आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है। तो डॉपलर ने भी योगदान किया। सबसे अच्छा, ये लोग कर क्या रहे थे? ये लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में डॉपलर ने एक चीज तो बता ही दिया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, यानी दूर जा रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर जा रहा है। वहीं से बुद्धि हमारी सक्रिय हो गई, वहीं से सोच हमारी तुरंत एक्टिव हो गई। बड़ी मजेदार बात है
कि जब ब्रह्मांड बना ना बेटा, ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ तो सबसे बड़ी बड़ी इकाइयां इसमें गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं जो सबसे बड़ी बड़ी इकाइयां बनी, अरबों आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि आकाश गंगा स्थिर नहीं है, ये भाग रही हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। या ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और एक दूसरे से ये दूर जा रही हैं। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है, एक दूसरे से दूर जाने की गति बढ़ती जा रही है। दूर तो जा ही रही हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। क्लियर है? अब सबसे बड़ी समस्या यह हो गई कि ये जो पैटर्न है ये कुछ कह रहा है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जैसे जैसे एक दूसरे से दूर हो रही हैं, इनको एक दूसरे से दूर होने की गति बढ़ रही है। वो जैसे पॉकेट मार होते हैं ना, भीड़ में जब पॉकेट उड़ाते हैं तो धीरे धीरे खिसकते हैं, और जैसे भीड़ से बाहर निकले 180 की स्पीड हो ली है, कुछ वैसा ही हालत है। जैसे जैसे दूर जा रही हैं वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। क्लियर है बेटा? अब वैज्ञानिक किसी को धर लिए, दूर जाने की गति इनकी बढ़ती जा रही है। और सबसे मजेदार बात कि हर आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है। ऐसा नहीं कि जाते जाते कोई किसी के करीब हो जा रही है, प्रत्येक आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। ध्यान से सुनना बेटा, आप ही पता लगा लोगे अगर ये डेटा आपको दिया जाए। इस डेटा से कोई मूर्ख आदमी भी ये बता देगा कि ऐसी दौड़ जो शुरू हुई होगी वो कैसे हुई होगी। एक बात मुझे बताइए, हम लोग डीएवी ग्राउंड में चले भाई, अरबों नहीं है, हम लोग कुछ संख्या में है, और कहा जाए कि इस तरह से आपको दौड़ना है सबको कि हमेशा एक दूसरे से दूर होते जाए सभी लोग। एक बात होता है कि सीधी रेखा में दौड़ नहीं होगी, क्योंकि सीधी रेखा में होगी तो कोई किसी से दूर होगा, कोई किसी के पास होगा। तो इतना तो कॉमन सेंस है ही हम लोगों का कि सीधी रेखा में दौड़ नहीं हो रही है, ये दौड़ चौतरफा हो रही है। और डीएवी ग्राउंड में एक गोल घेरा बना दें और कह दें सब लोग बाहर की ओर मुंह कर करके बैठिए, तैयार होइए, और बोले 1 2 3, और सब अपनी मुंह की दिशा में भाग छूटे। हर क्षण हर पल एक दूसरे से दूर होंगे। हाँ या ना? अरे भैया जी, आप इस तरह के पैटर्न में बैठ गए, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग, अब हर क्षण आप एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हो। पल भर में वैज्ञानिक समझ गए कि आकाश गंगाओं का यह पैटर्न बता रहा है कि एक न एक दिन ये एक जगह जरूर थी। कैरम बोर्ड खेले हो ना, बीच में सारी गोटियों को जब जुटाते थे, स्ट्राइक करते, सब एक दूसरे से इधर उधर छितरा जाती। तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, एक बात तो समझ, जिस गति से भाग रही हैं इसी गति से वापस चलो जरा कैलकुलेशन में। और जब कैलकुलेट करने लगे तो तारीख मिल गई, 15 करोड़ साल पहले ये एक जगह हर हाल में रही होंगी। क्लियर है बेटा? और वहीं किसी ने स्ट्राइकर से हिट कर दिया होगा, सारी आकाशगंगा फैल गई। और इसको ज्योग्राफी में कहा जाता है बिग बैंग, महाविस्फोट का सिद्धांत। और 15 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था, एक कण तक नहीं था, वहीं हुआ विस्फोट। उसी विस्फोट से अरबों खरबों आकाशगंगाएं पैदा हो गई। एक बच्चा ऐसे ऐसे सर हिला रहा था, एक बार मैं पढ़ा रहा था, हमको कहा है भैया, कहा सर मूर्ख समझ रहे हैं। हमका क्यों? कहा कि जब कुछ नहीं था तो कहां से विस्फोट हो गया? अरे विस्फोट के लिए कुछ तो चाहिए ना। एक कण नहीं था बोल रहे हैं बार बार, एक पार्टिकल नहीं था, शून्य था, रिक्त था, खाली था, वहां कैसे विस्फोट होता है? यही तो नहीं समझ पाए थे हम मनुष्य। जैसे गॉड के बारे में एक टर्म हम लोग यूज करते हैं भगवान के बारे में, कि भगवान कहीं नहीं है और भगवान हर जगह है। दिख कहीं नहीं रहे, लेकिन कहते हैं ना कि गॉड तो एवरीवेयर, हर जगह विद्यमान है। इसीलिए इस पार्टिकल का नाम अभी हाल में दे दिया गया गॉड पार्टिकल। एक ऐसा पार्टिकल जो नहीं है फिर भी है, जिसे आप नहीं समझ रहे थे, वहां था, भौतिक रूप से नहीं था, लेकिन वो पार्टिकल वहां मौजूद था। अभी ढूंढा, अभी हाल में ढूंढा है, किसी सदी में आके ढूंढा है।
अभी तक हवा में ही चल रहे थे, लेकिन हकीकत पता चल गई। एक मशीन है बेटा, लार्ज हैडन कोलाइडर, फ्रांस में, इसी मशीन में प्रयोग हुआ और वो पार्टिकल ढूंढ लिया गया जिसका रहस्य हमें अब तक नहीं पता था, और हमने पता लगा लिया कि ब्रह्मांड अब कैसे बना होगा। और बिग बैंग जो कहा गया वो सही था। एक्चुअल में जहां कुछ नहीं था वहीं तो सब कुछ था, और जो सब कुछ था वो कुछ नहीं था। आप कहोगे ये कबीरदास जी वाली भाषा तो ठीक नहीं है। वहां गॉड पार्टिकल था, उसी में विस्फोट हुआ, और जिससे अरबों खरबों आकाश गंगाएं बन गई। इसीलिए हम बोलते थे कि वहां भौतिक रूप से कुछ नहीं था, फिजिकल फॉर्मेट पार्टिकल भी नहीं था, लेकिन गॉड पार्टिकल वहां पे मौजूद थे, नहीं तो विस्फोट कैसे हुआ होगा अभी पता चला जाके। और इसलिए नाम दे दिया गया गॉड पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जो नहीं है फिर भी है ना बेटा। वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारी दूर हो गई कि सबसे छोटा कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, वो भी नहीं है, वो गॉड पार्टिकल है। और उसका नाम दिया गया हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, हिग्स बोसॉन कहते हैं। भारतीय वैज्ञानिक थे बोस, वो कैलकुलेशन में निकाल दिए थे पार्टिकल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उन्होंने कहा था ऐसा पार्टिकल होगा जरूर, चाहे हम खोज पाए चाहे ना खोज पाए। मर खप गए, अब जाके ढूंढा। कैलकुलेशन से अगर कोई चीज आई है तो आएगी जरूर सही में, वो आप पता लगा पाए ना पता लगा पाए। क्लियर है बेटा? कुछ आइडिया लगा? तो इसमें भूमिका किसकी किसकी दिख रही है? एडविन हबल की, इसमें डॉपलर की, लेकिन शब्दों में जो पुरोया इसको अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने कहा कि हम बता रहे हैं हमारे मित्र लोगों का क्या कहना है, तो उन्होंने यही कहा, लेकिन वो भी सब नहीं बता पाए। तो फिर एक रशियन खगोलविद आए, जॉर्ज गैमो, उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, हम बताते हैं। वो चले गए। जॉर्ज गैमो ने बताया कि बिग बैंग से 2 घटनाएं हुई, आज भी हो रही हैं, वो होती ही रहेंगी। बृहद स्तर पर विचरण और सीमित स्तर पे सब कुछ है, ये दोनों हो रहा है। ठीक है, अब सुनो जरा एक मजेदार बात, सुन लो, अभी लिखना उठना बेटा, आज सुनो। हाँ, चलने दो समय, दिक्कत होने दो, आज हर दिक्कत मंजूर है। सुनो पहले, ब्रह्मांड फैल रहा है, जो आकाश गंगाएं हैं उनकी गति बढ़ती जा रही है, ये प्रक्रिया तो अंतहीन है। तो सारे के सारे वैज्ञानिक चिंतित हो गए कि इनकी गति बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी। अरे कोई इनकी सीमा उमा होगी? कह रहे नहीं नहीं, ये जैसे जैसे दूर जाएंगे इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। एक चीज बताइए, हर क्षण हर पल आपकी बाइक की स्पीड अगर बढ़ती जा रही है और आपको रुकना नहीं है, चलते ही रहना है, तो मुझे लगता है कि 4-6 दिन में तो मालूम चला कि कई 1000 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी आपकी, और फिर स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है ना। सारे लोग चिंतित हो गए, क्या एक समय ऐसा आएगा कि सारी गैलेक्सी प्रकाश की चाल से दौड़ेंगे, और अगर प्रकाश की चाल को छू लेंगी तो समय तो उसके आगे भी होगा, इनकी चाल और बढ़ेगी। सर पकड़ के बैठ गए, और फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका में, सारे वैज्ञानिक जुट गए, सबसे पूछा गया कि भैया जी बताइए कि क्या है इसका निदान क्या है। तो एक ज्ञानी इसमें थे, एकदम कोने बैठे हुए, वो एकदम मस्त थे। गंभीर विषय पे चर्चा हो और एक ज्ञानी बैठ के इधर उधर देख रहे हो, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और वो भी वैज्ञानिक, तो ये भ्रम होने लगा कि कहीं इनका मामला गड़बड़ा तो नहीं गया। देखो वैज्ञानिकों का मामला बहुत तेज गड़बड़ाता है। तो ये लगा कि इतनी गंभीर परिचर्चा हो रही है और ये जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ना सुन रहे हैं ना कुछ ध्यान दे रहे हैं। तो किसी ने पूछा उनसे कि तबीयत ठीक है आपकी? उन्होंने कहा कि मुझे क्या हुआ है? कहा कि लग रहा है कुछ हुआ है। पागल समझ रहे हो? खुद ही उन्होंने कहा। एक्चुअली पागलों की बड़ी भारी परेशानी है, वो आप ही को पागल समझते हैं। उनको लगा माने तुम ही लोग पागल हो गए हो। तो ये हुआ कि मैंने क्या चर्चा हो रही है, आइडिया है आपको? उन्होंने कहा कि हाँ। कहा हाँ तो बताइए आके। तुम कहा कि बकबक कर लो तुम लोग, फिर हम आके बताते हैं। 2 मिनट में उन्होंने शंका का समाधान कर दिया, घड़ी देख के 2 मिनट में उन्होंने बता दिया कि बेकार बकबक कर रहे थे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे थे। वो डायस पे है, 2 मिनट में कंक्लूड कर दिया।
क्या घर जाइए, खेल खत्म। जानते हो क्या कहा उन्होंने? सुनो, उन्होंने कहा कि विस्फोट तो अभी अभी हुआ है। किसी ने कहा ये अभी अभी हुआ है, 15 अरब साल हो गई है, अभी अभी है। अच्छा, आप अपने हिसाब से समय की गणना करोगे? ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ आपके समय से चलता है। हिमालय को पैदा होने में 7 करोड़ साल लग गए, आज भी हिमालय जन्म ले रहा है। आपकी उम्र भी 7 करोड़ होती है, यहां कोई किसी से तुलना ना करे। लेकिन मनुष्य जब अपने समय से तुलना करता है 15 अरब, तो उसको बहुत लगता है। ब्रह्मांड के लिए ये समय का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विस्फोट अभी अभी हुआ है, बम अभी अभी फटा है, छर्रे अभी निकले हैं। अरे एक बम फटता है तो उससे छर्रे निकलते हैं। बम की जितनी औकात होती है, छर्रे उतने दूर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी जा रहे हैं, एक दिन इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। किसी बम के छर्रे अनंत दूर तक नहीं जाते, हाँ दूर कम हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि एक्सप्लोजन से जो एनर्जी पैदा हुई है, ये तो अभी हाल हाल का मामला है। सारे जोश में है, आकाशगंगाएं भागे जा रही हैं। अरे बेटा सुबह ऑन कर दिया करो, 20 बार बता चुके हैं, लेकिन क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि जब इसकी एनर्जी खत्म होगी, ये रुक जाएंगे। अभी ऊर्जा है, जोश है, एक दिन इनकी एनर्जी जब समाप्त होगी तो स्टैटिक होंगे, और स्टैटिक नहीं होंगी, फिर वापस चलेंगे। एक ने कहा वापस कौन लाएगा, तो अभी नहीं बताएंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये फिर वापस आएंगे और उसी जगह पे पहुंचेंगे जहां से यात्रा शुरू हुई। पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड कोलैप्स हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, एक पॉइंट पे पूरा ब्रह्मांड सिमट जाएगा। और उन्होंने नाम दिया बिग क्रंच, महासंकुचन का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। और जब एक जगह पे फिर आएगा, फिर धमाका, फिर ब्रह्मांड। तो कह रहा है जैसे पेंडुलम घूमता है ना, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड ऑसिलेट करता है। एक बार फैलता है, एक बार संकुचित होता है, फिर धड़ाम, फिर फैला, यही चल रहा। अब जाके बिग बैंग थ्योरी पूरी हुई, नहीं तो अकेले बिग बैंग थ्योरी पूरी थोड़ी हुई बेटा। क्लियर है? बड़ा अच्छा लगा, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। देखो भूगोल पढ़ाता हूं ना, समय भूल जाओगे आप, हम भी भूल जाते हैं, दोनों लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आज यहीं तक बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आपसे बात करेंगे।